आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल आयंस। ठीक है। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब ऐसे आयंस जिन पे चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है। वो हमारी बॉडी को ऑपरेट करते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। हमारे कार्डियक मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके लिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जरूरत है। आपने एक कहावत सुनी होगी, कहते हैं ना, तेरी बॉडी में करंट नहीं है क्या, करंट खत्म हो गया क्या। हमारी बॉडी भी करंट से ही चलती है। ठीक है। हमारी बॉडी में भी करंट है। ये तारों में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना। और हमारी बॉडी में भी जो एटम है उन पे चार्ज प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल आयंस क्या होते हैं? बेसिकली दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है। जैसे आप NaCl को पानी में डालोगे, ठीक है, ये पानी का ग्लास है, आपने इसमें यदि नमक डाला, NaCl, तो क्या होगा? आप NaCl डालोगे इसमें तो NaCl Na और Cl में टूट जाएगा। ठीक है। Na और Cl में टूट जाएगा। ठीक है। तो Na पे प्लस चार्ज होगा, Cl पे माइनस चार्ज होगा। ठीक है। आपने इस ग्लास में पानी लिया और इस पानी पानी में आपने NaCl डाला, तो Na डिसोशिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है। तो ये जो Na प्लस है, Cl माइनस है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंसेज दैट डिस्ट्रीब्यूट और डिसोसिएट इनटू आयंस व्हाइल एडिंग टू द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे और इन पे चार्ज प्रेजेंट होगा। वो चार्ज इधर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। यदि ये आयन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे तो हम इनको कैटायंस कहेंगे। और यदि ये नेगेटिव आयन नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे तो हम उनको एनायंस कहेंगे। एक मिनट, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उनको कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उनको हम एनायंस कहते हैं, और इनको हम कंबाइनली साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी से ही स्टिमुलस को कैरी किया जाता है और ब्रेन में सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। और ब्रेन में जो मोटार न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, इनका जो मैसेज कैरी करने का तरीका है, उसमें सोडियम और पोटेशियम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये प्रोसेस जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आप आयन के रोल को समझ सकते हो। तो हमारी बॉडी में सोडियम है, पोटेशियम है, K+, कैल्शियम है जिसमें डबल प्लस चार्ज होता है, मैग्नीशियम है, डबल प्लस चार्ज है इसमें। ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब हमारी बॉडी के मेजर कैटायंस हैं। कैटायंस वो जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब जिन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उनके एग्जाम्पल है क्लोराइड, फॉस्फेट, ठीक है, सल्फेट, और बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? बफर होते हैं। बफर क्या होते हैं? ये पीएच को रेजिस्ट करते हैं, पीएच चेंज को, पीएच को फ्लक्चुएट नहीं होने देते। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा पीएच एसिडिक रेंज में मेंटेन रहे, या हमारा पीएच बेसिक रेंज में मेंटेन रहे, तो हम बफर सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या है? पीएच को फ्लक्चुएट नहीं होने देता। ठीक है। ये पीएच को फ्लक्चुएट नहीं होने देता। तो बाइकार्बोनेट्स। ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और हमारी बॉडी में जब हमने मिनरल्स के रोल को पढ़ा था तब हमने समझा था जितने भी 26 मिनरल्स हैं इनके हमारे बॉडी में रोल्स होते हैं। ये ट्रेस ट्रेस अमाउंट में कुछ मिनरल्स चाहिए, कुछ हमें मैक्रो मैक्रो मिनरल्स होते हैं, माइक्रो मिनरल्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी में हमको कौन सा मिनरल चाहिए। जैसे क्रोमियम, सेलेनियम हमको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, और वहीं पर कैल्शियम है, आयरन है, कैल्शियम है, और आपका दूसरे जो आयन है वो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो उस बेसिस पे भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का क्या रोल होता है?
ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिक्रीशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है, नर्व के को एक्साइटेड करने के लिए, है ना। और हमारा जो मेम्ब्रेन है वो भी परमिएबिलिटी शो करता है। तो कुछ ऐसे आयंस हैं जो कि सेकंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर। ये सेल के अंदर सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है। और हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी होती है वो विदाउट इलेक्ट्रोलाइट पॉसिबल नहीं है। और हमारा बोन और टीथ है, इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है हैवी क्वांटिटी में। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ये सब मिनरल के रोल है। ठीक है, ये हमें बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ने हैं। बायोकेमिस्ट्री में एक यूनिट है आपको मिनरल, तो उसमें भी आपको यही सब पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में आएगा। ठीक है। तो हमारी बॉडी में यदि ब्लड का पीएच बढ़ता है तो हम उसको अल्किलोसिस कहते हैं, और यदि ब्लड का पीएच कम हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, तो हम उसको एसिडोसिस कहते हैं। तो एसिडोसिस और अल्किलोसिस से हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे न्यूरोपैथिक पेन आप फील कर सकते हो, है ना। डायबिटीज के जो पेशेंट रहते हैं उसमें न्यूरोपैथिक पेन होता है, क्योंकि ब्लड का पीएच फ्लक्चुएट होने लगता है। तो ब्लड ब्लड के पीएच को कौन स्टेबल करते हैं? बफर्स। ठीक है। और हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को कौन बनाता है? किडनी। किडनी फिल्ट्रेशन के थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड के पीएच को और इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी को मैनेज करती है। इमेटिक्स क्या होते हैं? इमेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो वोमिटिंग कॉज करते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल है एंटीमनी, टार्ट्रेट, इपेकेक सिरप। ये जो दवाइयां हैं ये इमेसिस कॉज करती है। इमेसिस मतलब होता है उल्टी। उल्टी मतलब होता है जो कुछ आपने खाया पिया है वो आपके पेट का कंटेंट बाहर आना। आपके स्टमक के जो मसल्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो पिचकते हैं। और पेट की थैली जब पिचकती है तो जो कुछ उसकी उस थैली में है वो सब बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्सपल्शन। तो वोमिटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्टमक के कंटेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। अब ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमें वोमिटिंग की जरूरत पड़ रही है? अब जैसे कोई पेशेंट है, उसको पॉइजनिंग हो गई है, और अभी ताजा ताजा उसने जहर खाया है, अभी जस्ट 10-15 5 ही मिनट हुए हैं जहर खाया है, हमें पता चल गया है या उसने बता दिया है, तो हम उसको वोमिटिंग करा देंगे। हम उसको उल्टी करा देंगे तो उसके स्टमक से जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो बाहर आ जाएगा। और बाहर आ जाएगा तो उस पेशेंट की जान बच जाएगी। यदि हम लेट हो जाएंगे तो उसके खून में अवशोषित होकर वो जहर चला जाएगा। ठीक है। पॉइजन मतलब होता है जहर, विष। ठीक है। अब विष आपके शरीर में जाएगा तो आपका मरना तय हो सकता है। तो विष को बाहर निकालने के लिए उल्टी करा दी जाती है। ठीक है। तो इसके लिए हम जो ड्रग्स यूज करते हैं उसको हम इमेटिक्स कहते हैं। और उल्टी का जो प्रोसीजर है उसको हम इमेसिस कहते हैं। हमारे ब्रेन में वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है, वो यदि एक्टिवेट हो जाए तो ब्रेन से रिफ्लेक्स आता है और मसल्स पिचकते हैं। हमारी जो पेट की थैली है वो पिचकने लगेगी, ऐसी ऐसी होगी। ऐसी ऐसी होगी तो हमें उल्टी के रिफ्लेक्स आएंगे, है ना। आपने देखा होगा जब पेशेंट उल्टी करता है तो वाक वाक ऐसा 2 से 3 बार करता है और पूरा पेट खाली हो जाता है, फिर उसको राहत मिल जाती है ना। कभी कभी शादी ब्याह में जाते हो, बहुत ज्यादा पार्टीज में, रिसेप्शन में ज्यादा खा लेते हो गले तक, तो भी उल्टी हो जाती है ना। या एक वक्त ऐसा आता है कि बस अब एक निवाला भी अंदर गया तो सब बाहर आ जाएगा, है ना। तो स्टमक जब आपका फुल हो जाता है तो एक ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भैया बस करो, हो गया अब। लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है, और मानते नहीं है तो उल्टी हो जाती है। उल्टी वैसे हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का ना। उल्टी ऐसे बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होती है, लेकिन उल्टी का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, बिना कारण के उल्टी नहीं होती। कुछ भी आप ऐसा खा लो जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, सड़ा गला खाना खा लो, बासी सब्जी खा लो, रोटी खा लो, तो उल्टी हो जाती है, क्योंकि बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। जो कुछ हमारे खून में जाता है वो हमारे लिवर से होकर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो हमारा लिवर डिसाइड करता है, डिसीजन मेकिंग कौन है? हमारा लिवर है, कि हमारे खून में क्या जाने देना है और क्या नहीं जाने देना। ठीक है। तो हमारा लिवर डिसाइड करता है ये। 1 मिनट।
हमारा लिवर डिसाइड करता है, ठीक है, हमें खून में क्या जाने देना है और क्या नहीं जाने देना। जो हमारे खून में जाएगा वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम जब पैदा हुए थे छोटे से थे, आज इतने बड़े हो गए, साइज बढ़ गया, कैसे बढ़ा? न्यूट्रिशन से। और वो न्यूट्रिशन सारा हमारे लिवर से होके हमारे ब्लड में गया है, ठीक है। जो कुछ हम खाते पीते हैं उससे हमारी बॉडी अवशोषित करती है न्यूट्रिशंस को, और उस न्यूट्रिशन से हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में हार्मोन जो है वो मैसेंजर की तरह काम करते हैं। हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए चाहिए प्रोटीन, ठीक है। और हमारी बॉडी में मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है। मिनरल्स में आपके आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जो मैंने आपको अभी बताया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के रोल आपको डिस्क्राइब करने हैं। डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या रोल होते हैं, तो इसमें आपको मिनरल्स के बारे में समझाना है, बफर के बारे में समझाना है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से पीएच डिसाइड होता है। तो ये सब हमें उसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। हमारे बॉडी में एसिड कहाँ कहाँ है, जैसे हिपैरिन। हिपैरिन हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और एसिड हमारी बॉडी में कहाँ होता है? और हमारे बॉडी फ्लूइड्स का पीएच क्या होता है, लैक्राइमल फ्लूइड का पीएच क्या होता है, यूरिन का पीएच क्या होता है, ब्लड का पीएच क्या होता है ना। हमारी बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके पीएच हमें पता होने चाहिए, ठीक है। एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, बेस की डेफिनेशन क्या होती है, बफर्स क्या होते हैं, पीएच क्या होता है, ये सब जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप स्कूलिंग में पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, है ना। 11th 12th में आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब दवाइयों की केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ये आपका इमेटिक्स हो गया। इमेटिक्स का एग्जांपल आप याद रखना, एंटीमनी और टार्टरेट और इपेकेक सिरप, ठीक है। अब हम समझेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो रेडियो एक्टिविटी शो करती है। रेडियो एक्टिविटी शो करने का मतलब एक ऐसा एटम जो रेडिएशन को इमिट कर रहा है, ठीक है। रेडिएशन को इमिट कर रहा है तो ये उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, तो जिसकी हेल्प से हम डायग्नोसिस में इसको हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे मेडिकल फील्ड में फार्मास्यूटिकल्स में हम कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज करते हैं जो डायग्नोसिस में हमें हेल्प करते हैं, मतलब बीमारियों की जांच करने में हमारी मदद करते हैं। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की डेफिनेशन क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स विच हैव रेडियो एक्टिविटी, और इनको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी कहते हैं। और ये कहाँ हेल्प करते हैं? डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे आपकी, और थेराप्यूटिक एजेंट की तरह काम करते हैं ये। थेराप्यूटिक एजेंट क्या होते हैं? जो किसी बीमारी के इलाज में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं हमारी मेडिकल फील्ड में, ठीक है। हम किसी मेटाबॉलिक पाथवे को डिटेक्ट करने के लिए कि वो पाथवे कैसे आगे बढ़ रहा है, उसके भी लिए हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अभी आगे की स्लाइड्स में हम इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। अब हम देखते हैं लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट हम किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मेडिसिन में, है ना, हम इम्प्यूरिटीज का पता लगाते हैं, है ना। और इम्प्यूरिटीज एक लिमिट तक टॉलरेट की जाती है। यदि इम्प्यूरिटी उससे ज्यादा है तो हम उस प्रोडक्ट को फेल कर देते हैं। यदि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, इम्प्यूरिटी क्या होती है? भूल चूक से हमारे प्रोडक्ट में कोई भी ऐसी चीज आ गई जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसको हम इम्प्यूरिटी बोलते हैं। इम्प्यूरिटी मतलब अशुद्धता, है ना। जैसे मैंने चाय बनाया और चाय में मक्खी गिर गई। मक्खी चाहिए क्या मुझे चाय में? नहीं चाहिए। तो चाय में मक्खी इम्प्यूरिटी है, ठीक है। और इम्प्यूरिटी की एक लिमिट प्रोडक्ट में कंसीडर की जाती है कि भाई इतनी चलेगी, है ना। एरर की भी एक, जैसे आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो उसमें आपने कुछ एरर्स कर दी, तो एरर्स की लिमिट होती है, एक सीमा होती है। उस सीमा तक यदि आप एरर करोगे इट्स ओके, बट उससे ज्यादा आप यदि गलतियां करोगे तो वो टॉलरेट नहीं होगी। जैसे आप एग्जाम देते हो ना, तो एक मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, उतने आपने ला लिए तो आप सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे, है ना। तो हर चीज की एक सीमा होती है।
तो फार्मास्यूटिकल जो फॉर्मुलेशंस होती है उसमें इम्प्यूरिटी की एक लिमिट होती है, और उस लिमिट का पता लगाने के लिए हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। एक हमारे पास होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक होता है हमारे पास सैंपल सॉल्यूशन। तो हम सैंपल सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देखते हैं। जैसे पानी है, पानी में फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, तो फ्लोराइड तो हमारे लिए अच्छा है लेकिन एक लिमिट तक। और यदि पानी में फ्लोराइड का लेवल बढ़ जाएगा तो फिर बॉडी में उसकी पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, फिर वो फ्लोराइड हमें हानि पहुंचाएगा। तो हम हैंडपंप के पानी से या हम टैप वाटर से हम उसमें फ्लोराइड का लेवल चेक कर सकते हैं लिमिट टेस्ट की हेल्प से। तो ये लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाने वाला एक केमिकल टेस्ट है, जिसकी हेल्प से हम गिवन सैंपल में ये एनालिसिस के लिए टेस्ट यूज किया जाता है। एनालिसिस मतलब होता है हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पता लगाए केमिकली, ठीक है, कि उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, तो उसके लिए हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं। और यदि इम्प्योरिटी है तो कौन सी है, और है तो वो क्या स्टैंडर्ड से ज्यादा तो नहीं है, रेफरेंस रेंज से ज्यादा तो नहीं है। और रेफरेंस रेंज से ज्यादा है तो फिर हम उस प्रोडक्ट को फेल कर देंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो क्या है, बहुत से मेटल्स हैं जो मशीनों में यूज होते हैं। जब मशीनें बनाई जाती हैं तो मेटल से बनाई जाती है। अब वो मशीनें जब दवाइयों को बनाती हैं तो उन मशीनों से वो मेटल दवाइयों में आ जाते हैं। ठीक है। और वो दवाइयों की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं, दवाइयों की स्टेबिलिटी को पर इफेक्ट डाल सकते हैं, दवाइयों की इफिकेसी कम कर सकते हैं। इफिकेसी का मतलब होता है दवाई की बीमारी को ठीक करने की पावर को हम इफिकेसी बोलते हैं। ठीक है। तो दवाई की इफिशियंसी कम हो सकती है, दवाई की स्टेबिलिटी कम हो सकती है। स्टेबिलिटी मतलब हमने आज दवाई बनाई है तो कब तक हमारी दवाई सुरक्षित रह सकती है, साल भर, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, कितना स्टेबल रह सकती है। तो उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि उस दवाई को आपने कितने अच्छे से बनाया है। यदि आपने दवाई बनाई है और कंटामिनेशन हो गया है तो आपकी दवाई जल्दी खराब हो जाएगी। कंटामिनेशन क्या होता है, दवाई बनाते वक्त यदि उसमें किसी माइक्रोब्स का अटैक हो जाए, किसी सूक्ष्म जीव का, कोई पैथोजन का कोई एंटीजन उसमें आ जाए, तो वो दवाई की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, वो दवाई जल्दी खराब हो जाती है, वो दवाई की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, फिर वो दवाई किसी काम की नहीं रहती। तो हम लिमिट टेस्ट से जो हैवी मेटल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी का पता लगाते हैं कि वो फॉर्मुलेशन में कितने हैं, और वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो जैसे आयरन हुआ, जो आयंस होते हैं ना मेटल में, आपका आर्सेनिक हुआ, इस टाइप के जो हैवी मेटल्स हैं इनका हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं। लिमिट टेस्ट के लिए हम लेबोरेटरी में मेजरिंग सिलेंडर, नेजलिंग सिलेंडर यूज करते हैं। एक में हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है, एक में टेस्ट सॉल्यूशन रहता है। और हम टर्बिडिटी के आधार पे या हम कोई कलर आ रहा है उसके बेसिस पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं फिजिकली कि लिमिट ज्यादा तो नहीं है स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे लिमिट टेस्ट। समझ में आया? आप लिमिट टेस्ट हम क्यों लगाते हैं? इम्प्यूरिटी का पता लगाने के लिए कि इम्प्यूरिटी स्टैंडर्ड से ज्यादा तो नहीं है। हमको कोई भी यदि अननोन सैंपल दिया है तो उसमें कौन सी इम्प्यूरिटी है, और कोई इम्प्यूरिटी है तो उसका रेंज कितना है, क्या वो स्टैंडर्ड से ज्यादा है नहीं है, तो हम हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट लगाते हैं। ठीक है। और मेटालिक इम्प्यूरिटी क्यों आती है हमारे फॉर्मुलेशन में? क्योंकि जो मशीनें हैं वो मेटल से बनी हुई हैं, है ना। तो वहां से हमारी बॉडी में, हम वहां से हमारे फॉर्मुलेशन में ये मेटल्स आ जाते हैं। तो फार्माकोपिया में इसके स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, एक रेफरेंस रेंज दी हुई है कि भाई इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी हैवी मेटल हो, आयरन हो आपका या आर्सेनिक हो, तो इसकी एक रेंज दी हुई है। उससे ज्यादा है यदि तो हमारा प्रोडक्ट टेस्ट फेल कर जाएगा। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज करो, उसको समझो कि कंपनी जो लेबलिंग कर रही है उतना उसमें वो इंग्रेडिएंट है या नहीं है। ठीक है, उतना उसमें वो इंग्रेडिएंट है या नहीं, कंपनी ने वो उतना मिक्स किया है या नहीं। तो आप ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता लगा सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो चीजों को। जैसे आपको दूध वाले ने दूध दिया, तो उसने तो दे दिया, कहा कि भाई ये 1 लीटर है, लेकिन आप उसको क्वांटिफाई करने के लिए अपना जो मेजरमेंट है उससे भी आप उसको मेजर करके देख सकते हो, है ना। आपने मॉल से चने खरीदे 1 किलो, और आपने उसको दूसरी जगह तौला उसको, तो आपने देखा कि उसमें 10 ग्राम चने कम है ना। तो आपने उसको क्वांटिफाई किया कि नहीं? क्वांटिफाई करना मतलब
नंबर्स में एक्सप्रेस करना, है ना। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये बताती है कि प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं उसकी क्वांटिटी एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, ये होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जब हम क्वांटिटी का पता लगाते हैं। और एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब हम क्वालिटी का पता लगाएंगे। कंपनी कह रही है कि भाई हमने इसमें प्रोटीन डाला है, तो उस प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है ना। हम क्वालिटी का पता लगाएंगे कि भाई उसमें क्या क्या है। हमको कोई सैंपल दिया है और कोई कहे कि भाई इसमें पता लगाओ क्या है, तो ये होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और हमने कहा साहब इसमें तो प्रोटीन है, सामने वाला कहेगा बताओ कितना प्रोटीन है, नंबर्स में एक्सप्रेस करो, 2 ग्राम 5 ग्राम कितना प्रोटीन है। एक चम्मच में यदि पाउडर खाऊंगा तो मेरे शरीर में कितना प्रोटीन जाएगा। तो आप इसको क्वांटिफाई यदि करोगे तो इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। और गिवन सैंपल में मैंने आपको दूध दे दिया, सपोज 100 100 ml मैंने आपको दूध दे दिया, मैंने कहा बताओ इसमें क्या क्या है। आपने कहा साहब इसमें कैल्शियम है, इसमें केजीन प्रोटीन है। ठीक है, तो ये आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस कर ली। आपने कहा साहब इसमें तो लैक्टोज भी है, लैक्टोज रहता है ना। मिल्क मिल्क में तो मिनरल भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, और मिल्क में लिपिड भी होते हैं, फैट भी होता है। ठीक है, तो आपने कहा साहब इसमें तो लैक्टिलोज है ना। और इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है, इसमें मिनरल है। मैंने कहा बताओ 100 ml में कितना कैल्शियम है। मैं किसी पेशेंट को 100 ml दूध पिलाऊंगा तो उसको कितना कैल्शियम मिलेगा इस दूध से, है ना। पेशेंट यदि दूध पिए बेटा 100 ml, और जितना कैल्शियम एब्जॉर्ब होके उसके खून में जाएगा वही उसके लिए काम करेगा। हो सकता है 100 ml दूध में सपोज आपका 2 ग्राम कैल्शियम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया 1 ग्राम, तो बायो अवेलेबिलिटी क्या हो गई, 1 ग्राम। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है आपने कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंज्यूम किया, एडमिनिस्टर किया ओरल रूट से, तो वो आपके ब्लड में कितना गया, एब्जॉर्ब कितना हुआ, अवशोषित कितना हुआ। जितना खून में जाएगा उतना ही आपको फायदा पहुंचाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना मैं तो साहब बहुत बहुत काजू बादाम किशमिश बहुत खा रहा हूं मैं, लेकिन मेरी हालत नहीं बन पा रही है, मेरे मसल्स नहीं है, मेरी बॉडी में बल्क नहीं है, मैं तो एकदम सूखा सा जा रहा हूँ, लफ्फू हो गया हूँ मैं, झींगुर सा लगने लगा हूँ, बहुत पतली है मेरी बॉडी, लोग मुझे अगरबत्ती कहते हैं, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती चिढ़ाते हैं। तो क्यों व्यक्ति इतना काजू किशमिश बादाम खा रहा है लेकिन उसके शरीर में ना मसल्स आ रहे हैं ना बल्क गेन हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी नहीं है, अवशोषित नहीं हो रहा है। अवशोषित नहीं होगा तो शरीर को अंग नहीं लगेगा, और अंग नहीं लगेगा तो हालत कैसे बनेगी। तो ऐसे ही ये बायो अवेलेबिलिटी, आपने कोई दवाई खाई पर वो दवाई आपके खून में जाए भी तो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी, तभी तो वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर अपना एक्शन देगी। तो न्यूट्रिशन का अवशोषित होना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कि भाई दूध में बताओ कितना कैल्शियम है, दूध में बताओ कितना लैक्टोज है ना। दूध में बताओ कितना कार्ब प्रेजेंट है, किस टाइप का कार्ब प्रेजेंट है बोलूंगा तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गई। कितना प्रेजेंट है बोलूंगा तो ये आपकी हो गई क्वांटिटेटिव। तो दो टाइप की एनालिसिस होती है। एनालिसिस मतलब होता है किसी चीज को तोड़ मरोड़ के किसी चीज को समझना, एनी हाउ, कि व्हाट इज इट, ये है क्या। तो हम उसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि वो है क्या, फिर हम उसको क्वांटिफाई कर लेंगे, है ना। और लिमिट टेस्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम हैवी मेटल्स की जो प्रेजेंस है उसको हम उसकी लिमिट को क्वांटिफाई करते हैं कि वो कितनी है। ठीक है, तो ये आपका लिमिट टेस्ट किस में आएगा, ये आपका आएगा क्वांटिटेटिव टेस्ट में। ठीक है, तो जो मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टैंडर्ड रेंज हमें हमारे फार्माकोपिया में दी हुई है। फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है जिसमें दवाइयों के मोनोग्राफ्स दिए हुए हैं, दवाइयों के अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में दवाइयों के नाम दिए हुए हैं, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी दी हुई है, उनके प्यूरिफिकेशन के मेथड्स दिए हुए हैं, है ना। तो जब भी हम दवाई बनाते हैं तो हम किसी न किसी फार्माकोपिया के हिसाब से बनाएंगे, या तो इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बनाएंगे या ब्रिटिश के हिसाब से बनाएंगे। हर कंट्री की अपनी एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें मेडिसिन को बनाने का प्रोसीजर रहता है कि हम इस दवाई को कैसे बनाएंगे, हम इस दवाई को कैसे प्यूरिफाई करेंगे, इस दवाई की प्रॉपर्टीज क्या है ना। वो दवाइयों के स्टैंडर्ड्स उसमें रहते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स हम दवाइयों में डालते हैं तो उसके साथ हमारा जो ड्रग है वो कंपैटिबल होना चाहिए, ताकि ड्रग में इफिकेसी रहे, स्टेबिलिटी रहे, और ड्रग हमारा
ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पेशेंट पे। तो लिमिट टेस्ट आप समझ पा रहे हो क्या होता है? लिमिट मतलब सीमा, टेस्ट मतलब जांच। तो हम जांच से हैवी मेटल्स की लिमिट का पता लगाएंगे हमारे फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में, ठीक है, हमारी ड्रग्स में, हमारे फॉर्मुलेशन में। और यदि वो लिमिट ज्यादा है तो हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल का टेस्ट फेल कर जाएगा। ये टेस्ट हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में लगाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट की गुणवत्ता को चेक करता है। मेरी कंपनी में सपोज मैंने एक सिरप बनाया, तो वो सिरप की क्वालिटी को मैं चेक करूंगा, और उसको चेक करने के बाद में मैं उसको मार्केट में सेलिंग के लिए उसको ट्रांसपोर्ट करूंगा, ठीक है, और मैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है क्यूए, जिसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, और एक होता है क्यूसी, जिसको हम बोलते हैं क्यूए और क्यूसी। क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल और क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब होता है कि हमने जो क्वालिटी कंट्रोल किए, प्रैक्टिकल्स किए हैं, उसके रिकॉर्ड को हम मेंटेन करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फाइल बनाएंगे कि भाई हमने फला बैच में इतने टेस्ट लगाए, टेबलेट की क्वालिटी कंट्रोल की, हमने हार्डनेस टेस्ट लगाया, फ्राइबिलिटी टेस्ट लगाया, उसके ये रिजल्ट आए। हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग क्या होती है? जैसे हमने 10,000 टेबलेट बनाए, तो हम उसमें से 10-20 टेबलेट ले लेंगे और वेट वेरिएशन टेस्ट कर लेंगे, हार्डनेस टेस्ट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बैच हमारा परफेक्ट है। फिर हम उस बैच को डिस्पैच कर देंगे, है ना। और कल को कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो हम हमारे रिकॉर्ड्स दिखा सकते हैं ना, कि भाई देखो हमने तो इस बैच का ये सैम्पलिंग की थी और ये रहा इसका रिकॉर्ड। तो हम क्वालिटी कंट्रोल करके ही प्रोडक्ट को मार्केट में भेजते हैं। तो जो क्वालिटी कंट्रोल के लेबोरेटरीज होते हैं, वहां पर एनालिस्ट काम करते हैं, जिनको मेडिसिनल केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज होता है, उनको हम एनालिस्ट बोलते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, ड्रग्स की एनालिसिस करते हैं। गवर्नमेंट एनालिस्ट भी होता है, जो कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सीडीएल, है ना, और स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज में काम करता है। ड्रग इंस्पेक्टर यदि किसी मेडिकल स्टोर से सैंपल को कलेक्ट करे तो वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजता है, और गवर्नमेंट एनालिस्ट उसकी रिपोर्ट तैयार करके देता है 1 महीने में। और यदि उस रिपोर्ट में कोई फॉल्ट आता है, कंपनी यदि प्रोडक्ट की गुणवत्ता के साथ कंप्रोमाइज कर रही है, तो उस कंपनी को नोटिस भेजा जा सकता है, उसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है ना, या उस कंपनी को सो कॉज नोटिस भेज के पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या है, या उसकी कंपनी को बंद भी कराया जा सकता है। तो कंपनियों को क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है फार्मास्यूटिकल्स का, और ये होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। और ये हर प्रोडक्ट का होता है, ये इंजेक्शन का होगा, पेरेंटल्स, या आपका टैबलेट का होगा, कैप्सूल का होगा, है ना। कहीं हमारा कैप्सूल मॉइस्चर तो ग्रैब नहीं कर रहा इन्वायरमेंट से ज्यादा, है ना। यदि मॉइस्चर ग्रैब करेगा तो वो, उसका जो सेल है वो खराब हो जाएगा, तो वो कैप्सूल मार्केट में ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा, मेडिकल स्टोर पे जाएगा और वहां रखे रखे कुछ ही महीने में खराब हो जाएगा। तो कंपनी इस आधार पे एक्सपायरी डेट भी डिसाइड करती है कि हमारे प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, 3 साल है, 2 साल है। हर प्रोडक्ट की अपनी एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट मतलब कब वो यूज करने योग्य नहीं रहेगा। आज बनाया है मैंने तो मैं उस पर लिख दूंगा कि भैया 6 महीने तक यूज कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। हर प्रोडक्ट की अपनी एक्सपायरी डेट होती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जैसे एक्सपायरी डेट तो है उसकी 2 साल, लेकिन आपने यदि उसको खोल लिया है, ठीक है, तो आपको उसको 1 महीने में यूज करना है, 2 महीने में यूज करना है। ऐसा नहीं है कि भाई एक्सपायरी डेट 2 साल है और मैंने सपोज एक आई ड्रॉप लिया, उस पर एक्सपायरी डेट था 2 साल का, मैंने वो आई ड्रॉप को आज खोल लिया, अब मैं उसको 2 साल तक यूज करूं। अभी मेरी आंखों में इन्फेक्शन था, मैंने डाल लिया, ठीक हो गया हफ्ते भर में, फिर मैं उसको 2 महीने रखूं, फिर मेरे पड़ोसी को भी दे दूं कि ले तू भी डाल ले। ऐसा नहीं होता है। आई ड्रॉप्स यदि आपने एक बार बेटा ओपन किए तो आप उसको 1 महीने में या तो खत्म करना है, और या तो यदि बच गए हैं तो उसको फेंक देना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है, डिस्पोज कर देना है। फिर यदि आप उन आई ड्रॉप्स को यूज करोगे तो वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आएगा। और ये सब स्टेराइल फॉर्मुलेशंस होते हैं जो कि ए क्लास एरिया में बनाए जाते हैं। इंजेक्शंस हुआ, आपका ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हुआ, ये सब ए क्लास एरिया में बनाए जाते हैं। ए क्लास एरिया वो होता है जो फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन रहता है, जहां पर कोई भी पैथोजन प्रेजेंट नहीं होता। हिपा फिल्टर लगे होते हैं। हिपा फिल्टर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इसके जो पोर्स होते हैं वो एक बैक्टीरिया को भी अंदर नहीं आने देते। फिर ऐसे साफ स्वच्छ माहौल में दवाई बनाई जाती है, क्योंकि दवाइयाँ आपके शरीर में जाएंगी खून में, है ना। तो खून में जाएंगी तो उनका
साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो दवाइयाँ बहुत ज्यादा केयरफुली बनाई जाती हैं। ये एक सिंसियरिटी का काम है दवाई बनाना, है ना। ये हंसी मजाक और मनोरंजन नहीं है। ठीक है, इसको इसमें बहुत सिंसियरिटी चाहिए, बहुत फोकस चाहिए। एक गलती इंसान की कंपनी का करोड़ों अरबों का नुकसान करा सकती है। ठीक है। तो फार्मासिस्ट जो होता है वो बहुत डेडिकेशन के साथ काम करता है, बहुत फोकस के साथ काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, जिम्मेदारी का काम है बहुत। ठीक है। दवाई की कंपनियों में 8-8 घंटे की शिफ्ट चलती है, 24 घंटे प्रोडक्शन होता है ज्यादातर कंपनियों में। आपकी सन फार्मा है, लूपिन है, जाइडस कैडिला है, रेनबेक्सी है। रेनबेक्सी तो खैर अब मर्ज हो गई शायद, है ना। और आपका एमक्योर है। कम से कम आपको 10-12 कंपनियों के नाम भी पता होने चाहिए। नाम पता है आपको? इसके अलावा कोई नाम बताओ। पिरामल है, एल्केम है। इनके जो प्लांट्स होते हैं, इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डीज। ठीक है। जॉनसन